रवि एक मध्यवर्गीय परिवार से था। उसकी नौकरी से हर महीने लगभग 35,000 की कमाई होती थी। महीने की शुरुआत में सैलरी आती और महीने के अंत तक लगभग पूरी खत्म हो जाती। रवि एक दिन अपने दोस्त अमन के साथ चाय पी रहा था। रवि ने परेशान होकर कहा, यार, पिछले 5 साल से नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास बचत के नाम पर कुछ खास नहीं है। ऐसा लगता है कि जितनी कमाई बढ़ती है, खर्च भी उतना ही बढ़ जाता है। अमन मुस्कुराया और बोला, समस्या तुम्हारी कमाई नहीं है रवि, समस्या यह है कि तुम पैसे को सिर्फ खर्च करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हें अपने पैसे से भी काम करवाना होगा। रवि ने पूछा, पैसे से काम कैसे करवाऊं? अमन ने कहा, इन्वेस्टमेंट के जरिए। रवि थोड़ा डर गया, लेकिन इन्वेस्टमेंट में तो पैसा डूब भी सकता है। अमन ने जवाब दिया, बिल्कुल, इसीलिए बिना समझे निवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर सही जानकारी, सही समय और सही डाइवर्सिफिकेशन के साथ निवेश किया जाए तो पैसा लंबे समय में वेल्थ क्रिएट करने का साधन बन सकता है। उस दिन अमन ने रवि को 5 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में बताया। इक्विटी, म्यूचुअल फंड, छोटी रकम से बड़ा लक्ष्य। अमन ने सबसे पहले रवि को म्यूचुअल फंड के बारे में समझाया। उसने कहा, अगर तुम्हें शेयर बाजार में सीधे कंपनियां चुनने का अनुभव नहीं है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड एक विकल्प हो सकता है। रवि ने पूछा, इसमें करना क्या होता है? अमन ने समझाया, कई निवेशकों का पैसा एक फंड में जमा होता है और उस पैसे को प्रोफेशनल फंड मैनेजर अलग अलग सिक्योरिटी में निवेश करता है। इक्विटी ओरिएंटेड फंड मुख्य रूप से शेयर में निवेश करते हैं। रवि ने पूछा, क्या मैं हर महीने थोड़ी रकम लगा सकता हूँ? हाँ, अमन ने कहा, इसलिए SIP बहुत से लोगों के लिए लोकप्रिय तरीका है। रवि ने उसी महीने 3,000 की SIP शुरू कर दी। पहले कुछ महीनों में कभी उसका इन्वेस्टमेंट ऊपर जाता, कभी नीचे। रवि घबरा गया, मेरा पैसा कम हो रहा है। अमन ने कहा, यही बाजार है, इक्विटी में शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव सामान्य है। अगर तुम्हारा लक्ष्य लंबी अवधि का है तो रोज रोज पोर्टफोलियो देखकर डरने के बजाय अपने गोल्स और टाइम होरिजोन पर ध्यान दो। रवि ने समझा लिया कि हाई रिटर्न की संभावना के साथ मार्केट रिस्क भी आता है। डायरेक्ट स्टॉक ओनरशिप का मौका। कुछ समय बाद अमन ने रवि को दूसरा विकल्प बताया, डायरेक्ट इक्विटी यानी स्टॉक। अमन ने कहा, जब तुम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो तुम उस कंपनी में बहुत छोटा ओनरशिप हिस्सा खरीदते हो। रवि को यह बात दिलचस्प लगी, लेकिन अमन ने तुरंत चेतावनी दी, लेकिन स्टॉक मार्केट कोई लॉटरी नहीं है। सिर्फ किसी दोस्त की सलाह, सोशल मीडिया की टिप्स या किसी इन्फ्लुएंसर की बात सुनकर स्टॉक खरीदना सही तरीका नहीं है। रवि ने पूछा, तो कंपनी चुनते समय क्या देखना चाहिए? अमन ने उसे बेसिक चीजें समझाई। कंपनी का बिजनेस क्या है? कंपनी लगातार कमाई कर रही है या नहीं? उस पर कितना डिबिट है? मैनेजमेंट कैसा है? कंपनी का वैल्यूएशन बहुत महंगा तो नहीं? भविष्य में बिजनेस ग्रोथ की संभावना कैसी है? रवि ने तय किया कि वह पहले स्टॉक मार्केट को समझेगा और फिर ही डायरेक्ट स्टॉक में पैसा लगाएगा। अमन ने कहा, याद रखना, हाई रिटर्न का मतलब गारंटेड रिटर्न नहीं होता। डायरेक्ट स्टॉक में नुकसान की संभावना भी काफी हो सकती है। रवि ने इस बात को गंभीरता से लिया। PPF सुरक्षित और लंबी अवधि का आधार। अब अमन ने तीसरे विकल्प की बात की, हर पैसा हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाना चाहिए। वेल्थ क्रिएशन के लिए पोर्टफोलियो में कुछ रिलेटिव सेफर ऑप्शन भी होने चाहिए। उसने रवि को पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF के बारे में बताया। PPF लंबी अवधि की सेविंग के लिए जाना जाता है और सरकार द्वारा
द्वारा समर्थित स्मॉल सेविंग फ्रेमवर्क का हिस्सा है। रवि ने पूछा, इसमें फायदा क्या है? अमन बोला, इसका उद्देश्य तेज पैसा कमाना नहीं बल्कि लंबे समय में डिसिप्लिन, सेविंग और कंपाउंडिंग के जरिए सरप्लस बनाना है। यानी इसकी इंटरेस्ट रेट सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाती है, इसीलिए इसे फिक्स हाई रिटर्न प्रोडक्ट समझना सही नहीं होगा। रवि को यह बात पसंद आई। उसने अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए रखना शुरू किया। अब उसे महसूस हुआ कि वेल्थ क्रिएशन सिर्फ सबसे ज्यादा रिटर्न कहाँ मिलेगा पूछने का नाम नहीं है। असल सवाल है, मेरे पैसे का कितना हिस्सा ग्रोथ के लिए और कितना स्टेबिलिटी के लिए होना चाहिए। गोल्ड सिर्फ गहने नहीं, इन्वेस्टमेंट भी। एक दिन रवि अपनी माँ के साथ बाजार गया। माँ ने कहा, सोना खरीद लेते हैं। रवि ने हंसकर कहा, माँ आजकल तो इन्वेस्टमेंट के लिए लोग अलग अलग ऑप्शन देखते हैं। अमन ने बाद में उसे समझाया, गोल्ड को सिर्फ ज्वेलरी के रूप में देखने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड ETF या अन्य रेगुलेटेड गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जैसे विकल्प भी मौजूद हैं। रवि ने पूछा, गोल्ड से सब बहुत ज्यादा रिटर्न मिलेगा? अमन ने कहा, यह कहना गलत होगा। गोल्ड का रिटर्न निश्चित नहीं है। अगर मेरे सारे पैसे एक ही जगह होंगे तो एक ही तरह का रिस्क मेरे पूरे पोर्टफोलियो को प्रभावित कर सकता है। यही उसने मिशन को गंभीरता से लेना शुरू किया। यह कहना गलत होगा कि गोल्ड का रिटर्न निश्चित नहीं है। इसका उपयोग पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और कुछ परिस्थितियों में हाई के रूप में किया जाता है। रवि को यह बात समझ आई। उसने सोचा, अगर मेरे पैसे एक ही जगह होंगे तो एक ही तरह का रिस्क में पूरे पोर्टफोलियो को प्रभावित कर सकता है। यही उसने डाइवर्सिफिकेशन को गंभीरता से लेना शुरू किया। रियल एस्टेट बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ा कमिटमेंट। अब अमन ने पांचवें विकल्प के रूप में रियल एस्टेट की बात की। रवि ने तुरंत कहा, लेकिन मेरे पास प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इतने पैसे कहाँ हैं? अमन हंसा, रियल एस्टेट का मतलब सिर्फ बड़ा घर खरीदना नहीं है। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में कैपिटल की जरूरत, लोकेशन, लीगल वेरिफिकेशन, मेंटेनेंस, लिक्विडिटी और ट्रांजैक्शन कॉस्ट जैसी कई चीजें होती है। रवि ने पूछा, तो क्या प्रॉपर्टी हमेशा अच्छा इन्वेस्टमेंट है? अमन ने कहा, नहीं, कोई भी एसेट हमेशा अच्छा या खराब नहीं होता। रिटर्न इस बात पर निर्भर करता है कि आपने प्रॉपर्टी कितने कीमत पर खरीदी, लोकेशन कैसी है, रेंटल डिमांड कैसी है, फाइनेंसिंग कॉस्ट क्या है और कितने समय तक होल्ड करते हैं। रवि को समझ आया कि प्रॉपर्टी में सिर्फ यह देखकर पैसे लगाने की जमीन के दाम हमेशा बढ़ते हैं, सही स्ट्रेटजी नहीं है। असली बदलाव कहाँ आया? कुछ साल पहले तक रवि का पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, मेरी सैलरी कितनी है। अब उसका सवाल बदल चुका था, मेरी सैलरी में से कितना पैसा बच रहा है और वह पैसा मेरे लिए कितना काम कर रहा है। उसने अपनी इनकम बढ़ाने पर भी ध्यान दिया। हर महीने सैलरी आते ही उसने पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए पैसा अलग करना शुरू किया। बाकी पैसों से घर का खर्च चलाता। धीरे धीरे उसका इमरजेंसी फंड बना। फिर उसने अपने रिस्क कैपेसिटी और गोल्स के हिसाब अलग अलग एसेट को समझना शुरू किया। कभी मार्केट गिरता तो उसका पोर्टफोलियो भी गिरता, लेकिन अब वह घबराकर हर इन्वेस्टमेंट बेचने के बजाय सोचता, मेरा गोल्स क्या है, मेरा इस इन्वेस्टमेंट होरिजोन कितना लंबा है, क्या मेरा फंडामेंटल बदले हैं। वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा सीक्रेट। एक दिन रवि ने अमन से पूछा, इन पांचों में सबसे ज्यादा रिटर्न कौन देगा? अमन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, गलत सवाल। रवि ने पूछा, गलत कैसे? अमन ने कहा, सही सवाल यह है, मैं मेरे गोल, रिस्क और टाइम होरिजोन के हिसाब से कौन सा इन्वेस्टमेंट मेरे लिए सही है। यही वेल्थ क्रिएशन की असली शुरुआत है।
किसी व्यक्ति के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड सही हो सकता है, दूसरे के लिए पीपीएफ महत्वपूर्ण हो सकता है, किसी के लिए गोल्ड डाइवर्सिफिकेशन का हिस्सा हो सकता है और किसी अनुभवी इन्वेस्टमेंटर के लिए डायरेक्ट स्टॉक या रियल एस्टेट पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकता है। लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति की स्ट्रेटजी को बिना समझे कॉपी करना खतरनाक हो सकता है। कंपाउंडिंग का जादू। अमन ने रवि को एक और महत्वपूर्ण बात बताई, इन्वेस्टमेंट में सिर्फ रिटर्न महत्वपूर्ण नहीं है, टाइम भी बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कोई व्यक्ति लंबे समय तक नियमित रूप से निवेश करता है और उसने अपने इन्वेस्टमेंट पर कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है। शुरुआत में ग्रोथ छोटी दिखाई दे सकती है, लेकिन समय बढ़ने के साथ पुराने रिटर्न भी आगे रिटर्न्स कमाने में योगदान कर सकते हैं। यह कंपाउंडिंग की ताकत है, इसलिए 1000 की छोटी शुरुआत को भी बेकार नहीं समझना चाहिए। लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि वास्तविक रिटर्न मार्केट परफॉर्मेंस, कॉस्ट, टैक्स और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट पर निर्भर करते हैं। कोई भी निश्चित रिटर्न का वादा नहीं कर सकता। रवि की सबसे बड़ी गलती। रवि ने शुरुआत में एक गलती की थी, वह हर दिन अपने इन्वेस्टमेंट का वैल्यू चेक करता था। मार्केट ऊपर जाता, वाह मैं अमीर हो रहा हूँ, मार्केट नीचे जाता, मेरा पैसा खत्म हो गया। अमन ने कहा, अगर तुम हर छोटी गिरावट पर डरोगे और हर तेजी से लालच करोगे तो इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। उसने रवि को समझाया कि वेल्थ क्रिएशन कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, यह एक लंबी जर्नी है जिसमें सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस टाइम प्लस डिसिप्लिन प्लस रिस्क मैनेजमेंट सभी की भूमिका होती है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एक नज़र में इक्विटी म्यूचुअल फंड, लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएशन की संभावना लेकिन मार्केट रिस्क मौजूद। डायरेक्ट स्टॉक, हाई ग्रोथ की संभावना लेकिन स्टॉक सिलेक्शन और रिस्क काफी महत्वपूर्ण है। पीपीएफ, लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन सेविंग के लिए उपयोगी लेकिन इसकी रिटर्न स्ट्रक्चर गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट पर निर्भर करती है। गोल्ड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए उपयोगी हो सकता है, रिटर्न निश्चित नहीं। रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म एसेट्स हो सकता है लेकिन इसमें बड़ी पूंजी, लिक्विडिटी और लीगल मेंटेनेंस कंडीशन महत्वपूर्ण है। कहानी का आखिरी मोड़। 10 साल बाद रवि अपने पुराने दोस्त से मिला। दोस्त ने पूछा, तूने ऐसा क्या किया कि आज तेरी फाइनेंशियल सिचुएशन पहले से इतनी बेहतर है? रवि मुस्कुराया, मैंने कोई जादू नहीं किया, बस मैंने अपनी कमाई का पूरा पैसा खर्च करना बंद किया। मैंने इन्वेस्टमेंट को समझना शुरू किया, मैंने रिस्क को नजरअंदाज नहीं किया और सबसे जरूरी, वह थोड़ा रुका फिर बोला, मैंने जल्दी अमीर बनने की कोशिश छोड़ दी और लंबे समय तक अमीर बनने की कोशिश शुरू कर दी। दोस्त उसकी बात सुनकर चुप हो गया। रवि ने कहा, इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा हथियार 1 लाख नहीं है, सबसे बड़ा हथियार समय और डिसिप्लिन। अंतिम संदेश, अगर आप आज 1000, 5000 या 10,000 निवेश करने की स्थिति में हैं तो सिर्फ यह मत पूछिए कहाँ सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा, इसके बजाय पूछिए मेरा फाइनेंशियल गोल क्या है, मुझे पैसे की जरूरत कब पड़ेगी, मैं कितना रिस्क सह सकता हूँ, क्या मेरे पास इमरजेंसी फंड है, क्या मैं लंबे समय तक डिसिप्लिन रख सकता हूँ। क्योंकि वेल्थ क्रिएशन किसी एक इन्वेस्टमेंट का काम नहीं है, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन किसी एक इन्वेस्टमेंट का नाम नहीं है, यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें सही प्लानिंग, डायरेक्शन, पेशेंस और डिसिप्लिन मिलाकर आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को मजबूत बना सकते हैं। और याद रखिए, 10,000 से शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन सही आदत की शुरुआत कभी छोटी नहीं होती। आज का छोटा निवेश कल की बड़ी फाइनेंशियल फ्रीडम की नींव बन सकता है, लेकिन निवेश करने से पहले अपने लक्ष्य, रिस्क प्रोफाइल, टैक्स इम्प्लिकेशन और प्रोडक्ट की जानकारी जरूर समझें। हाई रिटर्न कभी भी ग्रांटेड नहीं होता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपनी कमाई को सिर्फ खर्च नहीं बल्कि वेल्थ में बदलना चाहते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि।